नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, ये एक बार फिर साबित हो गया है। हमने देखा था बीते दिनों जिस तरह से हाफिज सईद लोग को लेकर कुछ खबरें आई, ये हुआ कि पाकिस्तान हाफिज सईद के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहा है। जब नए सेनाध्यक्ष वहां पर आए तब कुछ खबरें आई थी और कुछ लोगों ने उम्मीद जताई थी कि शायद पाकिस्तान के रवैये में कुछ परिवर्तन आ रहा है। लेकिन बीते एक हफ्ते से जो एक खबर इन दिनों पाकिस्तान से छन छन कर आ रही है, वो एक बार फिर दिखा रही है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। इस बार जो खबर आ रही है वो भारत के लिए वास्तव में चिंता जताने वाली है, चिंताजनक खबर है। और खबर यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान अपना 5वां प्रांत बनाने की कोशिश कर रहा है और इस बारे में लगातार चर्चा चल रही है। और ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान इसको लेकर एक संविधान संशोधन की कोशिश कर रहा है। ये कदम इसलिए बहुत चिंताजनक है क्योंकि जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो भारत का हिस्सा है और गुलाम कश्मीर का हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है। और बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर भी गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों की बात की थी, वहां की बात की थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको देखते हुए कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ये अपना कदम आगे बढ़ाया है, कैसे भारत इसको देख रहा है। हालांकि भारत ने इस पर सख्त ऐतराज जताया, लेकिन भारत के पास विकल्प क्या है, किस तरह से भारत अपना विरोध दर्ज करा सकता है, किस तरह से भारत पाकिस्तान को ऐसा करने से रोक सकता है। इंडिया फर्स्ट में आज हम इसी पर बात करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, परिचय करा दूं। हमारे साथ सुशांत सरिन जी हैं। सुशांत सरिन जी विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान आलोक बंसल जी हैं। आलोक बंसल जी रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं और डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आलोक जी, ये एक बार फिर पाकिस्तान का शरारतपूर्ण कदम है या फिर वास्तव में उसको दरअसल उसका जो ट्रस्टेड फ्रेंड चीन है उसकी जरूरतों के लिए वो इस तरह की कोशिश कर रहा है, इस तरह का उसने कदम उठाने का? देखिए, इसके कई आयाम हैं। पहली चीज तो ये पहली बार नहीं है। 2007 में जो पाकिस्तानी दूतावास है हेग एम्स्टर्डम में, उसने भी एक नक्शा ऐसा निकाला था जिसमें दिखाया था कि गिलगित बल्तिस्तान को जो है उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था। पाकिस्तान वाले कई बार इसको प्रोपेगेट करने की कोशिश कर चुके हैं, ट्रैक टू डायलॉग्स में जिसे कहते हैं कि टेस्टिंग द वाटर्स, वो कई बार कर चुके हैं ये कहने की कि गिलगित बल्तिस्तान तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है, ये पाकिस्तान का अभिन्न अंग है। और इस तरीके की कोशिश वो ये इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे में जितना हिस्सा जम्मू कश्मीर का है उसमें सबसे ज्यादा असंतोष पाकिस्तान के आधिपत्य के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान में है। पहली चीज तो ये शिया बहुल इलाका है और इसलिए वहां के जो लोग हैं पाकिस्तान की हुकूमत और उसकी जो फिरका परस्ती है उससे काफी त्रस्त हैं और काफी समय तक इन लोगों को एक उपनिवेश की तरह ट्रीट किया, एक कॉलोनियल ऑक्यूपेशन के हिसाब से। यहाँ पे ना कोई इनके पास ना कोई ऑटोनॉमी थी, ना राज्य सरकार थी, ना कोई मतलब कोई जुडिशरी नहीं थी, कोई लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। एक जॉइंट सेक्रेटरी इनके ऊपर शासन करता था। तो काफी समय से लोगों के अंदर काफी रोष था। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात आई और जब चूंकि ये जो रास्ता है ये इस क्षेत्र से जा रहा है और भारत ने उसका विरोध किया क्योंकि ये कानूनन हमारी भूमि है और दुनिया इस बात को मानती है कि ये भारत का अभिन्न अंग है और चूंकि यहाँ से जा रहा है और भारत ने कहा कि ये नहीं जाना चाहिए। और फिर हमने ये कहा कि भाई चीन का लोकस स्टैंड ही किया, पाकिस्तान का तो संविधान भी इसको नहीं मानता कि इसका हिस्सा है, तो शायद चीन की तरफ से भी कुछ दबाव पड़ रहा है कि आप इसको जो है एक पाकिस्तान का हिस्सा घोषित कर दें। और फिर उसके बाद जो है चीन थोड़ा सोचता है कि शायद उसके पास कुछ एक रास्ता निकल आएगा कि वो दुनिया को कह सकता है कि हाँ भाई ये पाकिस्तान का हिस्सा है इसलिए हम जा रहे हैं। क्योंकि हमारा अन्यथा ये कहना था कि भाई जब आप जानते हैं और आप इस बात को मान चुके हैं कि ये जो है विवादित क्षेत्र है तो आप यहाँ से क्यों जाते हैं? सुशांत जी, जैसा कि आलोक जी ने कहा कि अक्सर वो टेस्ट करता रहता है पाकिस्तान, क्या इस बार भी आपको लग रहा है टेस्ट कर रहा है या फिर इस बार थोड़ा सा मामला जो है आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है कि ये गंभीर कोशिश हो सकती है? क्योंकि ये हुआ कि एक कमेटी बैठेगा, बाकी बनी प्रस्ताव आएगा, संविधान में परिवर्तन होगा। हालांकि सब इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है अब थोड़ा सा बात जो है थोड़ी सी आगे बढ़ गई है? देखिए, दो साल करीब से ये बात चल रही है और जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई है तो ये शगुफा एक बार पहले भी छोड़ा गया था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम जो पेचीदगियां हैं वो पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी रहेंगी। पहली बात तो ये है कि एक आप गैर कानूनी तौर से किसी एक एरिया को अपने कब्जे में बोलेंगे भाई ये हमारा प्रांत है, तो उससे वो आपका प्रांत बन नहीं जाता और उससे जो भारत की दावेदारी है उसके ऊपर वो कोई कम नहीं हो जाती। पहली बात तो ये है, तो ये पाकिस्तान को भी मालूम है।
दूसरी चीज उसमें जो एक बड़ा अहम पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान जो बार बार ये बात करता है यूएन रेजोल्यूशंस की, तो वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। और ये जो बंदर भारत की उस पर पीछे छोड़ा हुआ है दुनिया भर से, हमारी ही हिमाकत थी कि हम यूएन में ले करके गए इस चीज को, लेकिन ये जो बंदर है वो हमारी पीठ के ऊपर से उतर जाएगा अगर पाकिस्तान ये कदम उठाता है। क्योंकि पाकिस्तान फिर ये नहीं कह सकता कि आप यूनिलैटरली एक चीज का स्टेटस चेंज कर रहे हैं और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम वापस रेजोल्यूशन पर जाना चाहते हैं, जबकि उन रेजोल्यूशंस की पहली जो धारा है वो ये कहती है कि पाकिस्तान को सारा का सारा एरिया छोड़ना पड़ेगा और जितने लोग वहां पर बसे हैं उन सबको निकलना पड़ेगा। तो क्या एक जगह को अपना प्रांत घोषित करके पाकिस्तान फिर वहां से विड्रॉ करेगा? शायद नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज उसमें यह रहेगी कि पाकिस्तान के अंदर एक यूएन रेजोल्यूशंस को लेकर के एक इस पर ऑपोजिशन होगी, और दूसरा कश्मीर के अंदर ना सिर्फ जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है जहां पर ऑलरेडी आवाजें उठ रही हैं कि आप ये कदम नहीं उठा सकते, उधर वैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी सी नफरत इस करके भी है कि पाकिस्तान ने जो मीरपुर मुजफ्फराबाद का क्षेत्र है उसको अलग कर दिया और गिलगित बल्तिस्तान को अलग कर दिया, तो उसमें भी एक रोष है लोगों के अंदर कि आप ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन भारत में जो कश्मीर रहा है उसमें भी ये बात चल रही है कि भाई आप इस तरीके का कदम नहीं उठा सकते, तो मेरे ख्याल वो ऑपोजिशन भी होगी। और फाइनली पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा, अच्छा आप अपनी बात एक जो फाइनल चीज है, लेकिन जो वास्तविकता अगर हिसाब से बात करें तो देखिए वास्तविकता तो ये है कि वो क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, वो तो चीज नहीं बदलती, चाहे वो उसको ये कहे कि हम उसको एनेक्स कर रहे हैं या वो नहीं करे, तो जो डी फैक्टो कंट्रोल है वो तो पाकिस्तान को ऑलरेडी है। और उसको हम आज तक कभी हमने उसको ये नहीं बोला कि हाँ चलिए आप वो रख लीजिए, सालों तक हमने दावा भी नहीं जताया था। हाँ, दावा नहीं जताया था, लेकिन दावा छोड़ा भी नहीं था। तो मेरे ख्याल उसमें एक हमारे को एक अंतर करना पड़ेगा कि हमने शायद वो दावेदारी उस लिहाज से नहीं ठोकी थी, लेकिन वो कभी दावेदारी हमने छोड़ी भी नहीं थी। और अगर 1994 का जो रेजोल्यूशन है भारतीय पार्लियामेंट का, अगर हम उसको मद्देनजर रखें तो हमने तो ये साफ तौर पे कहा है कि सारा का सारा जो पुरानी रियासतें जम्मू कश्मीर थी उसका सारा का सारा इंच जो टेरिटरी है वो भारत का है। तो उसमें तो हमारी पोजीशन नहीं चेंज करती। तो मेरे ख्याल अगर पाकिस्तान ये हिमाकत करता है तो भारत के लिए फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन तो सवाल ये कि अगर ये भारत के लिए फायदा, तो पाकिस्तान के हुक्मरान क्या सोचकर इस पर आगे बढ़ रहे हैं? जैसे मैंने शुरू में कहा लोग जी, क्या पाकिस्तान की मजबूरी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सीपीईसी है क्योंकि चीन का दबाव है? चीन वन बेल्ट वन रोड की बात कर रहा है और चीन को ये लग रहा है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो कर देगा और ऐसी जगह कर देगा जहां पर कि पाकिस्तान का भी खुद का दावा नहीं है, जो विवादित क्षेत्र है जिस पर भारत दावा करता रहा है। तो चीन के लिए भविष्य में जो है ये खतरनाक चीज होगी, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरह का विरोध हो रहा है और पीओके में जिस तरह का विरोध हो रहा है, इस वजह से जो है ये क्या कदम चीन के दबाव में उठाया पाकिस्तान ने? देखिए, पहली चीज तो ये समझना चाहिए कि जो गिलगित बल्तिस्तान है ये सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है पाकिस्तान के लिए, विशेषकर क्योंकि यही वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान को चीन से जोड़ रहा है। जो आज पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इसी कारण है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान पे पाकिस्तान का आधिपत्य है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर ये रियलाइजेशन हो रहा है कि भले ही वो ऊपरी तौर से कुछ भी कहते रहें, ये जो कश्मीर का मुद्दा है कि कश्मीर उनके पास कभी जाने वाला नहीं, और ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये वो मेरे ख्याल से डी फैक्टो एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन जो स्वांग रचते हैं वो रचते रहेंगे और मेरे ख्याल से कई सालों तक रचते रहेंगे। तो अब उनको लग रहा है कि भागते भूत की लंगोटी भली, तो अब जो क्षेत्र उनके आधिपत्य में है वो उसको इस तरीके से करना चाहते हैं कि संवैधानिक रूप से उनका एक हिस्सा बन जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस क्षेत्र की जो जनता है या आवाम है, अगर उससे पूछा गया जाए तो कोई भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने के लिए अधिकांश लोग वहां के तैयार नहीं, सॉरी मेरा मतलब पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए वो लोग तैयार नहीं होंगे। तो अब चूंकि स्थिति एक डामाडोल है और लोगों के अंदर असंतोष है, लोग कई बार मांग कर रहे हैं कि स्कार्दू कारगिल जो है रोड खोलिए, और जो उनकी जो सांस्कृतिक जो पहचान है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और उसके खिलाफ लोग वहां की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि वहां की जो भाषाई है विभिन्नता है उसको धीरे धीरे पाकिस्तान का ये जो कट्टरपंथी जो विचारधारा पाकिस्तान से एमिनेट हो रही है, वो जो बढ़ रही है, उसके अंदर उनकी जो भाषाई विभिन्नता है वो खत्म हो रही है। और इसलिए लोगों के अंदर रोष है। शीना भाषा, बल्ती भाषा या ब्रुशुश की या खोवार वाकी, ये ऐसी भाषाएं हैं जो
पाकिस्तान में कहीं नहीं बोली जाती और छोटे छोटी संख्या में लोग बोलते हैं। अब क्या है कि उनको एक तरीके से उनका एक तो फारसी अरबाइजेशन हो गया है, जो अरबी और फारसी के शब्द उनमें डाले जा रहे हैं, स्क्रिप्ट उनकी फारसी बना दी जा रही है और इसके खिलाफ जो है लोगों में रोष है। उनको लग रहा है कि उनकी भाषाएं जो खत्म हो रही है, संस्कृति खत्म हो रही है और लोग जो है अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी ऑटोनॉमी को दिखाना चाहते हैं। और रोज की बात की, रोज जैसे सुशांत जी ने कहा, रोज जो है इस तरफ के कश्मीर में भी है और कश्मीर से जो लगातार आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान के इस कदम के खिलाफ, और पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के लोगों की हिमायत करने का दिखावा करता रहा है, तो वो भी एक इसका एक बड़ा एंगल है। क्योंकि हमने देखा कि सैयद सलाउद्दीन जैसे जो कश्मीरी अलगाववादी आतंकवादी नेता हैं वो भी पाकिस्तान के इस कदम के विरोध में उतर आए हैं। कैसे पाकिस्तान इसको हैंडल कर पाएगा, और बड़ी बात यह है कि भारत के पास क्या कुछ करने के लिए, भारत इस पे किस तरह से विरोध जताकर आगे बढ़ सकता है, इस पर भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप हमारे लिए सर। हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? भारत अभियान से जुड़िए, अब नहीं तो कब। घर की सुरक्षा का तो पूरा ख्याल है आपको, पर आपकी दृष्टि की चोरी हो रही है, उसका क्या? दृष्टि की चोरी मतलब? ग्लूकोमा यानी काला मोतिया से धीरे धीरे दृष्टि की चोरी होती रहती है। इसके मुख्य लक्षण हैं सर दर्द, आंख में दर्द, रोशनी के बल्ब के चारों ओर रंगीन गोले दिखना एवं चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदल जाना। यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है तो अब काला मोतिया से सतर्क रहें। याद रखें, नियमित जांच और उपचार से ग्लूकोमा द्वारा होने वाली दृष्टि विहीनता को रोका जा सकता है। लक्षण दिखने पर जांच जरूरी, तभी रुकेगी दृष्टि की चोरी। पूरी जांच व मुफ्त इलाज के लिए निकट के सरकारी अस्पताल में पहुंचे। मुझे मिला मुझे भी मिला और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। इंडिया फर्स्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक अहम मसले की, वो मसला जो है वो गिलगिट और बाल्टिस्तान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की कोशिशें चल रही हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान अपना 5वां प्रांत घोषित कर दे। अभी 4 प्रांतों का पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कोशिश है उसको 5वां प्रांत घोषित कर दे। भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है, कहा है कि यह हिस्सा भारत का है और ऐसा करने से जो कश्मीर पर जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, जिस पर अवैध कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है, ऐसा करने से वो कब्जा, अवैध कब्जा जो है मान्य नहीं हो जाएगा। भारत ने इसका विरोध किया है विदेश मंत्रालय ने। हमारे साथ सुशांत सरीन जी, पाकिस्तान मामलों के जानकार, और साथ साथ हमारे साथ आलोक बंसल जी, जो कि रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ दोनों जुड़े हुए हैं। सुशांत जी,
भारत ने कहा है कि न सिर्फ वो विरोध करेगा बल्कि इसको रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। क्या विकल्प है भारत के पास, क्या कुछ कर सकता है भारत? देखिए, एक तो मेरे ख्याल विरोध तो हम कर ही रहे हैं, उसको कूटनीतिक तौर पर भी कर रहे हैं, और तरीकों से भी कोशिश की जा रही है कि इस चीज़ को रोका जाए। कुछ दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है चीन के ऊपर, और चीन को भी ये जताया जा रहा है कि अगर आप जो हमारे कोर इंटरेस्ट हैं, अगर आप उनको मद्देनज़र नहीं रखेंगे और आप इस तरीके से अपनी धौंस जमाएंगे और इस तरीके का काम करेंगे तो फिर हमको भी कुछ और शायद करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो मेरे ख्याल वो हमारे पास एक तरीका है इस लेकिन चीन चीज़ के को, साथ अब but तक इससे हमने कोई- देखा है कि कोई कोई रणनीति फिलहाल ज़्यादा कामयाब इसमें होती देखिए है। ज़्यादा कोई मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये कारगर होगा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि या तो हमने जो कई वर्ष जिस तरीके की हमारी एक उदासीनता थी कि जिस एक ऐसे एरिया को जिसको हम अपने भारत का अभिन्न अंग मानते हैं उस पर हमारी तवज्जो नहीं थी, मेरे ख्याल जब से अगर हम वो नहीं करते और वहाँ पर हमने ऐसी कंडीशंस क्रिएट की होती कि वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ जाते तो शायद ये हालात ना होते। लेकिन देखिए, ये जो मुद्दे हैं इनको किसी एक सरकार के कार्यकाल से नहीं जोड़ करके देखना चाहिए, और ना ही इनको ये देखना, जैसे भारत की जो नॉर्मली पाकिस्तान की नीति होती है वो जैसे मौसम बदलता है नीति बदल जाती है, मगर उससे भी हट करके हमको नीति बनानी पड़ेगी। और अगर ये एक प्रोजेक्ट बन भी जाता है, उसमें बेसिकली एक सड़क ही बन रही है जो एक लिहाज से पाकिस्तान के गले के अराउंड एक फंदा भी बनेगा वो, लेकिन वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर वो बन भी जाती है तो अगले 15 साल 20 साल 50 साल अगर हमारे को इंतजार करना पड़े और हमारे को ऐसे हालात बनाने पड़े कि वो जो भारत का अभिन्न अंग है वो भारत के साथ वापस जुड़ जाए, लेकिन डर है कि सड़क बना लेंगे तो चीन वहां पर और भी ज्यादा जो है घुसपैठ हो जाएगी, वहां पे और भी ज्यादा चीजें जो है अपने डेवलपमेंट के नाम पर बहुत। अशोक जी देखिए, मुद्दा ये है कि आज जो हमको जिस तरीके से चीजें नजर आ रही हैं ये जरूरी नहीं है कि 20 वर्ष के बाद भी वही डायनामिक रहेगा। डायनामिक चेंज होता है। किसने ये सोचा था 1979 में कि 1990-91 तक आते आते सोवियत यूनियन टूट जाएगा, बिखर जाएगा। आज हम कैसे बोल सकते हैं कि अगले 25 या 30 साल या अगले 15 साल पाकिस्तान एक कायम दायम मुल्क रहेगा, या फिर चीन एक बड़ी इकोनॉमिक पावर रहेगी, चीन एक बड़ी इकोनॉमिक पावर रहेगा। 1980-90 के दशक में ऐसा लगता था कि जापान जो है वो सारी दुनिया को खा जाएगा अपनी आर्थिक ताकत को लेकर के, लेकिन आज जापान को कौन एक आर्थिक ताकत या उस तरीके की आर्थिक ताकत कोई तस्वर नहीं करता। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि चीन भी वैसा ही रहेगा? तो देखिए, और एक जमाना ऐसा था कि भारत और अमेरिका के बीच में इतनी ज्यादा शक और शुबहात थे कि कभी भी आप किसी भी अधिकारी से, उस जमाने में जो होते थे 80 और 90 के दशक के अधिकारी, अगर आप उनसे कभी ये प्रस्ताव भी रखते थे कि भारत और अमेरिका की दोस्ती हो सकती है तो वो आपके ऊपर हंसते थे। आज वो हालात आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तब्दील हुए हैं। तो ये कहाँ लिखा है कि अगले 10 या 15 या 20 साल में भारत और चीन के रिश्तों में इतनी एक मधुरता आ जाएगी जहां पर इस मामले को सुलटाने में हमारे को मदद मिल जाए। शायद ये काम ख्याली है हमारी, लेकिन ये हो भी सकता है, हो सकता है कि ना हो, लेकिन कुछ और हो जाए जिसके तहत जो हमारी दावेदारी है वो पूरी हो जाए। तो एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग जो चीन ने एक लिहाज से दबाव बनाया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर कि आप इस क्षेत्र की जो लीगल वो है उसको बदल दीजिए ताकि हमारे लिए बाद में मसला ना पैदा हो। अगर ये बात है तो फिर ये जो भारत को ये बोला जाता है कि आप भी सीपेक का हिस्सा बनिए, आप भी ओबीओआर का हिस्सा बनिए, वो किस खाते में आती है बात? क्योंकि अगर भारत सीपेक में हिस्सा बन रहा है तो फिर गिलगित बल्तिस्तान अगर भारत में भी हो तो सीपेक या जो वो राहदारी है उस पर तो कोई असर नहीं पड़ता। तो चीन को वो फिर किस बात की? तो ये मेरे ख्याल वो जो एक दोगला खेल भी खेला जाता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और कूटनीति में, शायद उसका भी एक अंसर इसमें नजर आ रहा है। मैं आलोक जी आपसे ये भी इस पे बात करूंगा, खासकर जो सुशांत जी जो कह रहे हैं उससे आप कितना सहमत है। साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह कि स्थानीय लोग इसका जो विरोध कर रहे हैं, या फिर भारत में भी कश्मीर और जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है वहां के नेता जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्या वो दबाव पाकिस्तान पर होगा? इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। घर की सुरक्षा का तो पूरा ख्याल है आपको, पर आपकी दृष्टि की चोरी हो रही है उसका क्या?
दृष्टि की चोरी मतलब ग्लूकोमा यानी काला मोतिया से धीरे धीरे दृष्टि की चोरी होती रहती है। इसके मुख्य लक्षण है सर दर्द, आंख में दर्द, रोशनी के बल्ब के चारों ओर रंगीन गोले दिखना एवं चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदल जाना। यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है तो अब काला मोतिया से सतर्क रहें। याद रखें, नियमित जांच और उपचार से ग्लूकोमा द्वारा होने वाली दृष्टि विहीनता को रोका जा सकता है। लक्षण दिखने पर जांच जरूरी, तभी रुकेगी दृष्टि की चोरी। पूरी जांच व मुफ्त इलाज के लिए निकट के सरकारी अस्पताल में पहुंचे। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर एमआरपी के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। एमआरपी को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक डिमांड करे, विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? घर की सुरक्षा का तो पूरा ख्याल है आपको, पर आपकी दृष्टि की चोरी हो रही है, उसका क्या? दृष्टि की चोरी मतलब ग्लूकोमा यानी काला मोतिया से धीरे धीरे दृष्टि की चोरी होती रहती है। इसके मुख्य लक्षण है सर दर्द, आंख में दर्द, रोशनी के बल्ब के चारों ओर रंगीन गोले दिखना एवं चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदल जाना। यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है तो अब काला मोतिया से सतर्क रहें। याद रखें, नियमित जांच और उपचार से ग्लूकोमा द्वारा होने वाली दृष्टि विहीनता को रोका जा सकता है। लक्षण दिखने पर जांच जरूरी, तभी रुकेगी दृष्टि की चोरी। पूरी जांच व मुफ्त इलाज के लिए निकट के सरकारी अस्पताल में पहुंचे। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूं, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहां हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। इंडिया फर्स्ट आप देख रहे हैं और हम गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने की पाकिस्तान की जो नई चाल है उस पर हम बात कर रहे हैं सुशांत सरीन और आलोक बंसल जी से। आलोक जी, ब्रेक पे जाने से पहले सुशांत जी ने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा हम शायद अभी नहीं कर पाए, लेकिन हमें एक लॉन्ग टर्म रणनीति के हिसाब से काम करना चाहिए। और दूसरी बात यह भी कि जिस तरह का विरोध वहाँ पर हो रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में हो रहा है, भारत जो कश्मीर का है भारत में हो रहा है, पाकिस्तान के जो कब्जे वाला कश्मीर है वहाँ पर हो रहा है, बलूचिस्तान के नेताओं ने बाकायदा लगातार थ्रेट किया है कि अगर ऐसा पाकिस्तान करेगा तो उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्या ये सब दबाव आपको लगता है पाकिस्तान के ऊपर असर डालेगा? देखिए, जहां तक सवाल गिलगित बल्तिस्तान का है, हमने काफी समय तक इस मामले पे कोई ज्यादा दबाव पाकिस्तान के ऊपर नहीं बनाया। ये थोड़ा दुर्भाग्य की बात है। अब लेकिन क्या बनाना चाहिए आपको लगता है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे भाषा डैम चल रहा है, करीब बुंजी डैम चल रहा है, करीब 32 छोटी बड़ी पन बिजली योजनाएं आज की तारीख में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्रियान्वयन के विभिन्न स्टेज। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, फंडिंग तो इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ही चाहिए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे आप ब्लॉक कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि एक विवादित क्षेत्र है। और अब पिछले कुछ समय से भारत कर रहा है, एडीबी और वर्ल्ड बैंक जो है उससे इसको फंडिंग नहीं मिल पा रही। और इस कारण क्या है कि ये प्रोजेक्ट्स जो डिले हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन ओवरशूट हो रही है। जो चीनी लोग हैं, जो अधिकतर चीनी कंपनियां काम कर रही हैं, वो अपफ्रंट पेमेंट मांगती हैं अधिकांशतः। चीन उन लोगों में से नहीं है जो आज काम कर लो और कल वो दे दो।
और इसके कारण चीनी कंपनियों और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच में कई जगह वो हो रहा है। दूसरी तरफ लोगों के अंदर जो है रोष तो बढ़ ही रहा है चीनियों के आने से, और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ भी, और जबरन जो कब्जा हो रहा है उनकी जमीनों का, वो भी एक बड़ा, हाँ। और क्या है, साथ साथ क्या है कि पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में कट्टरपंथ भी बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ तो राष्ट्रवाद का जो फीलिंग है वो बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो स्पोक्स पर्सन है वो बल्तिस्तान से है, तो कट्टरपंथ भी बढ़ रहा है। और आज ये जितनी भी कट्टरपंथी शक्तियां हैं, ये एक चीन विरोधी इन्होंने एस्पेक्ट अज्यूम किया हुआ है। अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा बढ़िया सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। उनको ये लगने लगा है कि पाकिस्तान के अगर आप 10 सामान्य नागरिकों को मार दो तो पाकिस्तान की सरकार की कान पे जू भी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप एक चीनी पर हमला करोगे तो पाकिस्तान की सरकार उठकर बैठ जाएगी। और इसके कारण जितने भी लोग पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे तालिबान हो, चाहे बलूच हो, चाहे सिंधी हो, वो सब उन्होंने ये कह दिया कि चीनी नागरिक और चीनी एसेट्स जो है हमारे वैलिड टारगेट। तो अब इससे भी एक दबाव बढ़ रहा है। और जैसा कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसको बढ़ा ही रहा है, क्योंकि चीन का जो विचार है, जैसे सीपीईसी के बारे में जो उनका व्यू पॉइंट है, उसको काउंटर, क्योंकि जब हम साउथ चाइना सी में एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं विवादास्पद क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है। जब हम उनकी बात मानने के लिए वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी बात माने, तो ये बिल्कुल वैसे ही मुद्दा है। एक क्षेत्र जो हमारा है कानूनन रूप से आप वहां से एक वो बना रहे हैं। और पर बहुत संक्षेप सुशांत जी, क्या आपको लगता है, जैसे प्रधानमंत्री ने जब स्वतंत्रता दिवस पर जिक्र कर दिया था बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान का, तो उसके बाद हमने देखा था बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान एक दबाव में था। क्या इस तरह की भारत को रणनीति भी लगातार अपनानी चाहिए क्या? देखिए, दोनों मुद्दे एक तो अलग अलग हैं, ठीक है। बलूचिस्तान का मुद्दा हम गिलगित बल्तिस्तान के मुद्दे के साथ जोड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान भारत का अंग है। देखिए, आपने भी एक गलती की। आपने भी जब इसके बारे में बात कर रहे थे तो आपने गिलगित बल्तिस्तान को अलग बोला और पाक अधिकृत कश्मीर को अलग वो बोला। एक ही है, और वो है, दोनों ही पाक अधिकृत कश्मीर है, लेकिन एक गिलगित बल्तिस्तान है, एक मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला क्षेत्र है। हमको भी अपने वहां पर वो जो एक प्रिसिशन है ना अपनी लैंग्वेज में, वो लेकर के आने की जरूरत है, जो हम लोग नहीं करते और अक्सर नहीं का हिस्सा ही है वो। ये सारा पीओ ये प्रधानमंत्री के भाषण में भी गलती थी, अगर आप प्रधानमंत्री के देखें, क्योंकि उन्होंने भी गिलगित बल्तिस्तान और पाक, हमारे साथ एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस क्षेत्र को पाकिस्तान सो कॉल्ड आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, उसके लिए हमारे यहाँ एक कोई सरकारी नोमेनक्लेचर नहीं है। इसलिए मैं कुछ समय से हम मीरपुर मुजफ्फराबाद यूज कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी, और इसको हमें एक सरकारी रूप देना चाहिए क्योंकि अन्यथा क्या होता है कि लोग इस तरीके की गलतियां करते रहते हैं और लोगों को ये नहीं समझ में आता कि गिलगित बल्तिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर का एक हिस्सा है। लेकिन जो आपका सवाल था उस पर मैं दोबारा से आता हूं, क्योंकि ये हमारी इस पे दावेदारी है, हम इसको अपना अभिन्न अंग मानते हैं, तो वहां पर अगर हम कोई हस्तक्षेप करते हैं तो वो एक लाजिम है और वो एक लेजिटिमेट चीज होगी। और वो हम, और अगर प्रधानमंत्री कोई नीति बनाते हैं या उसके बारे में कोई वक्तव्य देते हैं तो वो बिल्कुल अबव बोर्ड चीज है, उस पर कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए इस चीज को हमको यूज करना चाहिए, और वहां पर एक मूवमेंट जो एक छोटे लेवल पर मूवमेंट है उसको बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो वाला जो भाग हम अपना हिस्सा मानते हैं वो जितनी जल्दी भारत में वापस सम्मिलित हो उतना बेहतर है। बिल्कुल जाहिर तौर पर इसमें एक और चीज कहनी चाहिए कि पाकिस्तान के दूतावास के अधिकारी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से मिलते रहते हैं, तो फिर लेकिन हमारे ये जो नागरिक हैं, जो लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे राजनयिक क्यों नहीं उनसे मिलते, वो बेचारे कई बार उनको मिलने की इजाजत नहीं मिलती। यानी एग्रेसिव भारत को भी बिल्कुल इस तरह की एग्रेसिव रणनीति भी अपनानी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। भारत को दबाव तो बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान हम उम्मीद करें कि वो सही रास्ते पर चलेगा, वो उम्मीद बिल्कुल बेमानी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत जी आपका, और आलोक बंसल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इंडिया फर्स्ट में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।